यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट की हम प्रिपरेशन करें पेपर 2। तो इसमें मैथ और साइंस हम पढ़ रहे हैं। पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट आता है जो 16 मार्क्स हमारे कवर कराता है, उसका जो साइंस और मैथ से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं पेपर सेकंड में। तो वो पोर्शन जो होता है यानी मैथ और साइंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका आता है इसमें क्वेश्चन नंबर जो 31 से लेके आपका 90 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके साइंस से रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मैथ का कि एक बैठक में, एक जो बैठक है उसमें सदस्यों में 4/25 महिलाएं हैं, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत होगा? जो मेंबर हो वहाँ पर बैठे हैं तो उसका कितना परसेंट आपका होगा? तो परसेंटेज आपको निकालने हैं। जैसे आपको महिलाओं को दिया गया है कि सदस्यों में से 4/25 क्या है, महिलाओं की संख्या आपको दे दी। और जो मान लिया हमने, सपोज कर लिया जो बैठक में यानी कुल सदस्यों, यानी कुल जो सदस्य है, कुल सदस्यों की संख्या अगर हम मान लेते हैं कि 100 है, 100 हमने मान लिया, तो तब महिलाओं की संख्या अगर हम निकालें तो इसका जो परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, प्रतिशत अगर निकालें तो ये 100, ये आपका 100 सदस्य होता है। तो 100 सदस्य हमने माने हैं कितने आपकी, यानी उसमें से 4/25 महिलाएं बैठी हैं। तो इसको 16 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, कितने परसेंट आया? 16% आपका आता है। तो कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया है? 16%, ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा, यानी 16% आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक दुकान है, एक कोई भी शॉप होती है, दुकान है, जहां पर अपनी कीमतों में 10% की कमी की, यानी जो उनकी कीमत है उनमें से 10% की वहां पर कमी की गई है। एक सामान की नई कीमत क्या होगी जो पहले रुपये 500 में बेची जाती है? तो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी, अब उसकी पूछा गया है कि उसका जो प्राइस है वो कितना आपका होगा। तो चलिए पहले, यानी सामान की जो पुरानी कीमत आपकी 500 रुपये थी, पुरानी कीमत है 500 रुपये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि दुकान में नई कीमत, यानी उसने अपनी कीमत में कितने परसेंट की, 10% की उसने कमी कर दी। कितने परसेंट की कमी की है? 10% की। तो नया मूल्य हमें निकालना है। तो नए मूल्य की अगर कीमत अगर हम निकालेंगे तो इसमें 500, कितना 500 आपकी पहली थी, इसमें गुना कर दिया 10, तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 पंजे, ये आपका है 50। तो इसमें आएगा, यानी जो नए मूल्य में जो कमी आई वो आएगी 50 रुपये की। तो इसमें 500 में से अगर हमें नया प्राइस यानी 500 की उसमें कमी 50 रुपये की उसमें कमी आ गई, जो कि पहले 500 रुपये का आपका था। पहले कितने रुपये का था? 500 रुपये का। तो इसमें आपकी जो कमी आएगी वो कितने रुपये की आएगी? 50 रुपये की। तो नई कीमत जानने के लिए हम उस जो प्रोडक्ट है, जो सामान हम खरीद रहे हैं, उसमें 500 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो 500 में से 50 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 450 आपका आएगा। 450 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल आपके क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नीचे तापमान आपको दिया गया है, टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में है का एक डाटा सेट दिया गया है। इसमें 6, 8, 2, 3, 2, 0, 5, 4, 8 है। तो डेटा का जो परिसर होता है, डेटा का परिसर पूछा गया है, रेंज इसकी पूछी गई है। तो रेंज क्या होगी? तो इसमें जो डेटा का जो परिसर है, क्या होता है? डेटा, ये आपका डेटा का परिसर अगर हमने निकालना है तो डेटा के परिसर में से परिसर होता है, तो उच्च सीमा जो है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देना है। जो निम्न सीमा है उसे माइनस कर दे। तो उच्च सीमा आपको क्या दिख रही है? उच्च, इसमें सबसे ऊंचा 8 आपको दिख रहा है, तो 8, और निम्न सीमा, तो इसमें 8, तो निम्न जो सीमा है तो इसमें आपका -8, निम्न सीमा क्या होगी? माइनस की 8 आपका है। तो इसे अगर हम कर दे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 आपका आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 16 डिग्री सेल्सियस आपका आएगा। तो ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। एक सिक्का, एक जो सिक्का है वो 10 बार उछाला जाता है। जैसे आप जो कॉइन रखते हो, सिक्का आप रखते हो 2 रुपये का, 4 रुपये का, तो वो जो कॉइन होता है, सिक्का आपने 10 बार उछाला और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। एक बार आपका हेड आया, एक बार टेल आया, एक बार हेड, एक बार टेल, फिर आपका टेल, फिर हेड, फिर हेड। तो इस तरह टेल और हेड आपका आता है। तो एच चित है और टी आपका पट होता है। तो चित यानी हेड, या एच क्या है आपका? चित, यानी एच को हेड आपका बोला जाता है, और जो पट आया इसको टेल आपका बोला जाता है। तो इसमें
पूछा गया जो पॉसिबिलिटी यानी चित्त प्राप्त करने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना पूछी गई है, तो संभावना क्या होगी। तो इसमें जो आपको ये दिया गया है, ये परिणाम आपका दिया गया, तो इसे काउंट कर लेते हैं कि कितने बार आपका दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी बार आपका है, यानी परिणामों की संख्या आपकी 10 आपकी दी गई। कितने हैं, 10 आपके आए, यानी टोटली 10 बार आया। तो अब देख लेते हैं कि चित्त आने की जो संख्या है, चित्त क्या होता है आपका, हेड आपका है, तो हेड आने के जो चांसेस है उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार क्या है आपका, हेड आपका आ रहा है। इसके बाद टेल आपको पता चल गया 4 बार आ रहा है। तो चित्त प्राप्त करने की जो संभावना होगी, तो इसमें 6 बटे यानी कितनी बार आपकी जो संख्या दी गई है टोटल 10 बार आपका है। तो इसको 16 अगर हम करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये आपका 2 से इसको काटेंगे, यानी 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 आपका हो जाएगा और 2 पंजे 10। तो ये कितनी बार, यानी 3/5 कितनी पॉसिबिलिटी आई, 3/5 आपके आते हैं, यानी हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी 3/5 होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर टेल की निकालते, तो अगर टेल की पूछी होती तो यहाँ पर हम 4/10 अपना रख लेते। तो 4/10 जब रखते तो इसमें क्या आता है, ये आपका हो जाता 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो इसकी जो टेल की अगर पूछते, ये हेड की पूछी है, अगर टेल की पूछते तो टेल की आती 2/5, लेकिन यहाँ पर हेड की पूछी गई है तो हेड की जो है 3/5 आपकी है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो संख्यात्मक जो व्यंजक है 3/7, 7/8, 25/56 दिखाता है कि, तो ये क्या दिखाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो चलिए इसमें जो 3/7 आपका है और 25 जो दिखाता है, क्या दिखाता है, ये आपका ऑप्शन ए है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती है, यानी योग के अंतर्गत क्या होते हैं, संवृत आपका होता है। कैसे, यानी देखिए ये आपका 3/7 आपको दिया गया है, ये हो गया आपका 3/7, फिर प्लस का साइन आपका होगा, ये -7 क्योंकि यहाँ पर आपका -7/8 आपका आ जाएगा। तो ये होता है आपका 8 7 कितना, 7 8 56 आपका हो जाएगा, 7 8 56 हो गया। अब है इसका आपका हो जाएगा, यानी इसको अगर सोल्व करने के बाद ये आपका आता है 25/56, ये आएगा 25/56। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत आपके संवृत होती है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता, यानी जो 3D आकृति होते हैं, 3D जो आपने आकृति देखी होगी, जो 3D शेप देखते हो वहाँ पर, तो उसमें जो शीर्ष पूछा गया है, जो वर्टेक्स नहीं होता, तो क्या नहीं होता ये इसमें बताना है। ऑप्शन ए पिरामिड, तो पिरामिड आपका होता है, जो नहीं होता प्रिज्म भी आपका बनता है, उसके साथ साथ शंकु भी आपका बनता है, स्फीयर जो गोला आपका नहीं बनेगा, तो गोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोला क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। जो पिरामिड, प्रिज्म और शंकु में 3D आकृतियों में जो शीर्ष होता है, जो वर्टिक्स आपका होता है, लेकिन गोले में जो गोला होता है इसमें आपका क्या नहीं होता, वर्टिक्स नहीं होता, शीर्ष आपका नहीं होता। ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। यदि 5/7 4 5/3 ये पावर आपको दी गई है तो हो एक्स का, तो एक्स इसमें पूछा गया कि एक्स इस टाइम पर होगा क्या। तो चलिए अगर इसको सोल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 5/7, तो इसकी पावर आपको क्या दी गई है, 4 आपको दी गई है। इसके बाद दूसरा आपका मल्टीप्लाई में है 5/7, क्या दिया गया है, 5/7 आपको दिया गया, इसकी पावर क्या है, 3 है। इसके बाद आता है आपका अगला नेक्स्ट, यानी इक्वल में आपको दिया गया है, ये -3 आपका हो जाएगा, इक्वल क्या है 5/7 आपका है, 5/7 हो जाएगा। इसमें 5x और वैल्यू जो पावर है वो 5x -2, पावर क्या है -2 आपका है, -2। तो यहाँ पर इसे अगर हम सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/7, 5/7 या पावर आएगी इसमें 1 आपकी, पावर 1 आपकी बच जाएगी। अब है बराबर हो जाएगा ये 5/7 5x, पावर जो इसकी दी गई है 5x -2 आपका हो जाएगा। तो अगर इसको सोल्व अगर हम करते हैं तो ये आता है 5x -2 बराबर 1 आपका आ जाएगा, क्या 1 आपका हो गया पावर। तो अब आता है ये आपका अगले बार 5x बराबर यानी इक्वल इज इक्वल टू आपका 1 + 2 आपका हो जाएगा।
तो 5x यहाँ पर अगर हम इसे आगे सोल्व करते हैं अब, तो 5x इज इक्वल टू 3, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3 आपका हो जाएगा। तो x के बराबर कितना आएगा, 3/5, क्योंकि ये आपका मल्टीप्लाई में दिया गया। जैसे ये दूसरी साइड आपका जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका जाएगा, जो मल्टीप्लाई में आता है वो डिवाइड में आपका पहुंच जाता है। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 3/5 आपके आई। तो अब आपको देख लेना है कि x की जो वैल्यू है 3/5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर अब आपका 38 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर पूछा गया है कि मान लिया हमने सपोज किया कि ए बी सी 3 परिमेय संख्या है। कैसे, यानी जो रैशनल नंबर आपका होता है, परिमेय संख्या आपको दी गई है, जहाँ ए की वैल्यू है 3/5, बी बराबर 2/3 है और सी बराबर 5/6 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो ट्रू आपसे पूछा गया कि सत्य यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं, अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, यानी सबसे अगर हमने ये रख लिया कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपका इक्वल सी, ये हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी। तो इस तरह हमें इसकी पावर अब रखनी है, यानी जो वैल्यू दी गई है उसे रखते हुए अगर हम चलते हैं तो a की वैल्यू क्या है, 3/5 आपको दी गई है। a की जो वैल्यू है 3/5 है, प्लस b की है 2/3 और c की वैल्यू दी गई है 5/6, बराबर c की वैल्यू है 5/6 प्लस a कितना है, a हमारा है 3/5 और b है 2/3, b कितना होगा 2/3। तो अब इसको अगर हम सोल्व करते हुए ऐसे चलते हैं, चलिए b इसमें जो आपका b है ये माइनस के 5/6 आपका है। तो b जो है, चलिए अगर हम इसको सोल्व करते हुए इस तरह हम चलते हैं, तो चलिए यहाँ पर अगर हम इस तरह इसको सोल्व करते हैं, आगे चलते हैं, तो इसमें आता है आपका आगे ये है माइनस के 5/6। तो जहाँ पर c की वैल्यू माइनस के आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस ये आपकी वैल्यू है माइनस के 5/6, माइनस के 5/6 आपका हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 5/6 आपका है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते टाइम जब हम चलेंगे यहाँ पर, चलिए इसके बाद हमने ये माइनस के 5/6 आपका था, माइनस के 5/6 था। तो जब हम इसको सोल्व, यानी इसकी पावर अगर हम रखते हुए चलते हैं, तो पावर हमने रख ली थी, तो अब इसकी जब पावर हमने फॉर्मूले में रख ली तो हमारा क्या आएगा, यानी इसे जब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो इसमें जो आपका आएगा, इसमें राइट आंसर ए बी सी सी ए बी आपका आता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 कि ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वो है। तो संबंध दिखाने वाला होता क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो संबंध दिखाने वाला क्या होगा, ऑप्शन ए हिस्टोग्राम रॉन्ग, ऑप्शन बी पाई चार्ट सही है, ऑप्शन सी दंड आलेख रॉन्ग, ऑप्शन डी चित्रलेख रॉन्ग। तो क्या होता है, वो पाई चार्ट आपका होता है। तो पाई चार्ट जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, यदि q एक प्राकृतिक संख्या है तो p का वर्ग है। तो p है तो इसमें यदि जो p है वो कैसा, यानी नेचुरल जो नंबर आपका होगा, यानी ये आपका नेचुरल नंबर आपका दिया गया। तो इसमें अगर इसे करते हैं तो इसमें पूछा ये आपका q, ये हो गया q, तो q बराबर आपका हो जाएगा p², q बराबर p²। तो p² बराबर आपका क्या हो जाएगा, q आपका आ जाएगा। तो p बराबर रूट में q आपका आ जाएगा। तो p क्या है, p जो होगा वो q का वर्गमूल आपका है। p क्या है, q का वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट आपका है। तो p q का स्क्वायर रूट आपका है। तो p का q जो q है वो स्क्वायर रूट आपका है। यहाँ पर ये p आपका है, तो p जो है वो q का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट आपका है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि रूट में आपको दिया गया 91, रूट 70, रूट 121 का मान पूछा गया है, वैल्यू इसमें पूछी गई है। तो अगर इसको हम सोल्व करते हुए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ये आपका है, तो यहाँ पर हमने प्लस के साइन यहाँ पर रख लिए। तो प्लस के साइन रखने के बाद ये आपका आता है रूट में 91 आपका हो गया, प्लस के 70 आपका है, प्लस के 70 और 100 ये आपका रूट में 11 आपका हो जाएगा, यानी 11 11 180 11 का होता है। अब इसको आगे चलते हैं, 91 आपका है,
इसके बाद ये 70 और जो 11 इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया 81 आपका हो जाएगा। तो रूट में आ जाएगा 81 आपका हो गया। अब रूट में हमने लिया 91, रूट आपका 91 चला है प्लस, तो ये 81 किसका आपका होता है, तो ये 9 का होता है, तो 9 आप ले लेंगे। अब इसका है कि रूट में जो 100, ये 99, ये 100 हो गया, तो ये आपका 10 का हो जाएगा, किसका 10 का, तो 10 आपका आंसर होगा। तो 10 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। एक पार्क है, उसमें 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पूछी गई है, तो जो पौधे हैं उसकी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पार्क में जो 784 पौधे आपके व्यवस्थित किए गए हैं, तो पंक्ति में जो पौधों की जो संख्या है और पंक्तियों की संख्या के समान ही हो, तो प्रत्येक पौधे में पौधों की संख्या क्या आपकी होगी। अगर इसको हम अगर इसको 16 अगर हम करते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये चलिए इसको 784, तो 784 इसका अगर निकालते हैं तो 2 दूनी ये होता है 2 का, जो हम यहाँ पर चलेंगे वही हमें यहाँ अपना लिखना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी होता है 4 आपका, तो 4 हमने रख लिया। अब चलते हैं 3 आपका हो गया, तो एक इसमें जो होता है जोड़ा पेयर में आपका चलता है, तो ये हो जाएगा अब 3, 8 और 4 आपका, यानी 384 आपका हो जाएगा। तो अब इसको अगर चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 48, कितनी बार, यानी 2 दूनी 2 और 2 इसमें 2 हम इसमें जो संख्या है आपके उसी जोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 आपका हो गया, तो 4। अब यहाँ पर 8 चलेंगे तो यहाँ पर भी हमें 8 ही लिखना पड़ेगा, तो 8 हमने लिख दिया। तो 48 8 कितना होता है 384 आपका होता है, तो कितना आया 28 आपका आया, और 28 यानी 48 और 8 यानी 48 यह हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यानी यहाँ पर जो आया 28 आपका आता है, तो 28 से आपको चलना होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर, यानी 28 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि 2 राशियां हैं x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में बढ़ते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो सत्य पूछा गया है, किसमें से सत्य क्या होगा। तो ऑप्शन ए उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी उनके संबंधित मान जो होते हैं उनका गुणन एक समान बना रहता है, बिल्कुल सही है। तो एक समान आपका जो गुणन होता है वो समान रहेगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन नंबर 44 दिया है आपको, क्या दिया गया है, जो दिया गया है वो है कि 7y 6, यानी ये आ गया ट्रिपल वाई आपका, यानी 7y की जब गुना करें हमने 6 से तो कितना आया y है, तब y का जो मान है वो क्या होगा। तो y का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो y क्या करना है हमें यहाँ पर आपको। तो अगर हम इसकी गुना करते हैं तो यहाँ पर अगर हमने y के स्थान पर y जो है y के स्थान पर y की वैल्यू अगर हम 4 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y की जहाँ पर आपको y दिया गया वहाँ पर हम 4 रख लेंगे। तो जैसे हमने y की जगह पर 4 रखा तो ये हो जाएगा y की जगह 74, ये 6, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 6 चौक 24 आपका हो जाएगा, और 7 छंग 42, 42 और 2 44, तो ये हो जाएगा 444, कितना है 444। तो अगर हम y के स्थान पर 4 रखते हैं तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर दिया गया कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई पूछी गई है कि ऊंचाई होगी क्या। तो मान लिया कि टैंक का जो आयतन होता है, टैंक का आयतन क्या है 140 मीटर क्यूब आपका है, तो टैंक का क्षेत्रफल जो है वो आपको लंबाई गुना चौड़ाई दिया गया 700 मीटर स्क्वायर। टैंक का क्षेत्रफल जो होता है यानी लंबाई गुना चौड़ाई 700 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया। अब हमें निकालना है टैंक का आयतन, क्या निकालना है, टैंक का जो आयतन है, तो टैंक का आयतन, तो टैंक का आयतन आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो टैंक का जो आयतन है, टैंक का आयतन, तो टैंक का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आपका हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आपका हो जाएगा। तो टैंक का आयतन यहाँ पर 140 आपको दिया गया, 140, तो बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई और जो चौड़ाई आपकी दी गई है वो 700 दी गई है, तो 700 और हाइट यहाँ पर दी नहीं गई है, हाइट हमें निकालनी है। तो अब इसको निकालते हैं, तो हाइट के बराबर आपका हो जाएगा 140/700, 140/700 आपका हो जाएगा। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 14 पंजे 70, तो 1/5 आपका आएगा, कितना आएगा 1/5, तो जो 1/5 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा
1/5 मीटर आपका आएगा। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन सेकंड में है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो रणनीति पूछी गई कौन सी होगी, ऑप्शन ए ICT का उपयोग, रॉन्ग। ऑप्शन बी है सेकंड यानी रोल प्ले, बिल्कुल। यानी रोल प्ले जो होता है वो मुद्रा के योग का जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति होती है, रोल प्ले होता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 गुना 4 से गुना करने को कहा, यानी 48 को 4 से आपको गुना करना है। तो 48 चौका आपसे पूछा गया कि 48 चौका होगा क्या। तो उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से, यानी जैसे आप ओरली आप जो जोड़ लगा लेते हो, मल्टीप्लाई आप कर लेते हो, उसी तरह उसने पूछा कि 48 को अगर 4 से गुना करने के लिए हम पहले 48 में क्या जोड़े। अगर हम 48 में 48 जोड़ते हैं तो इसी तरह आपने टेबल भी अपना किया होगा। तो 48 में जब हम 48 जोड़ेंगे तो कितना है, 96 आपका बनता है। और फिर 96 को जोड़ दिया, यानी 48 को जैसे हमने 48 और 48 जोड़ा तो कितना आया, 96 आपका आया। तो ये 48 दूनी हो गया। अब 96 को जब हम डबल बार यानी 96 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 4 4 बार 9 19, 192 आपका आया, यानी 192 आपका बनता है। तो इस प्रकार उत्तर क्या है, 192 आया। तो 40 के चौका ये आप देख लीजिए, बिल्कुल आपका सही आपका है। 6 चौक 24, 24 4 2 हो गया, और 4 चौक 16 और 2 4 चौक 16, ये हो गया। तो बिल्कुल सही, यानी 48 का आपको दिया गया था 48। तो यहाँ पर 8 छिंग ये होता है। चलिए बिल्कुल सही आपका आता है 192। तो इस प्रकार जो 192 आपका आया, तो गुणना की जो गुना उसने किया उस रणनीति के विधि में आप क्या कह सकते हैं। तो ये विधि है कैसी, तो उसने 2 बार यानी 48 उसने जोड़ा। तो इसमें है कि बच्चे ने, पहला ऑप्शन है कि बच्चे ने गुना करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुना करने के लिए उसे स्थानीय मान जो एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए था, रॉन्ग। ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने सही आंसर निकाला है, बिल्कुल सही उसने यूज़ किया है। उसे गुना की अवधारणा समझ में नहीं आई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड कि दी गई समस्या एक गुना समस्या और योग की समस्या नहीं है, रॉन्ग। ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब है चौथा ऑप्शन कि उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझा, तो ये बिल्कुल सही आपका, उसने गुना को बार बार योग किया, जोड़ उसने किया है और तब उसने समझाया। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपका है 48 क्वेश्चन कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसको, सबसे पहले ऑप्शन ए है कि समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ, जो समय से संबंधित जो वाक्यांश है उसके साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी छात्र के विकास की निगरानी करना, जो उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल सही आपका, निगरानी करनी चाहिए। दूसरा है ऑप्शन बी, निर्देशक निर्णय लेना, यानी इंस्ट्रक्शन जो डिसीजन होते हैं वो आपके बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आता है कि प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, जो है प्रदर्शन करता है परफॉर्मेंस के बेस्ड पर, बिल्कुल गलत आपका, यानी रैंकिंग करना, बिल्कुल गलत। तो इसमें जो गलत होगा ये आपका ऑप्शन डी आपका है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में गलत आपका ऑप्शन डी दिया गया ऑप्शन सेकंड में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो सबसे अधिक जो विधि उपयुक्त होती है, यूज होती है, वो कौन सी विधि है, वो है ऑप्शन ए कि प्रदर्शन विधि, रॉन्ग। ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, रॉन्ग। ऑप्शन सी गतिविधि आधारित अधिगम, रॉन्ग। तो ऑप्शन फोर्थ है समस्या समाधान विधि, सही आपका। यानी जब आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी जब प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, यानी ये आपका सही होगा, यानी प्राइमरी लेवल पर। तो ऑप्शन फोर्थ इस पर राइट आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए, गणित का जो अधिगम है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो सबसे अधिक जो आवश्यक होता है वो पूछा गया है कि सबसे अधिक आवश्यक यहाँ पर क्या है। तो सबसे अधिक जो आवश्यक होगा ऑप्शन ए कि एक समस्या को कई बार हल करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड कि किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, जैसे कोई समस्या आती है तो उसके नए नए जो आपके नए नए जो तरीके होते हैं उसको आपको खोज करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की जो रणनीति है, पूछताछ की रणनीति इसमें क्या होगी। तो ऑप्शन ए को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, रॉन्ग। फिर आता है चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन फोर्थ कि बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, बिल्कुल सही आपका है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। तो बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण पूछा गया कि भ्रम का जो कारण है, जो रीज़न है वो क्या हो सकता है। तो रीज़न क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है कि रीज़न इसमें क्या रहता है। पहला ऑप्शन इस यहाँ पर है कि बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन सी है अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो कौन सा यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन ए है कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही आपका है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। यानी जब गणितीय विवरण आपका होता है उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो उनका उपयोग जब आप करोगे, यूज़ करते हो, उस टाइम पर जो बच्चा है, जो चाइल्ड होता है उसको सटीक भाषा, जो सटीक भाषा होती है उसका यूज करना चाहिए, उपयोग करने में वो सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन की गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। जो नैदानिक यानी जो डायग्नोस्टिक आपका होता है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो पर्पज़ होता है वो क्या आपका है। तो पर्पज़ यानी परीक्षण होता क्या है। ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतर जाना, जो बच्चा होता है, जो चिल्ड्रन है, यानी उसके जो अंडरस्टैंडिंग में आपका जो गैप आता है वो जानने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56 उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, रेमेडियल टीचिंग होता है, वो कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे सहायक आपका होता है। ऑप्शन ए है कि पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो किसकी जो गणित की प्रक्रिया, गणित का प्रोसेस आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट है मांसदर्शन, रॉन्ग। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सेकंड रटना, या आपका यानी जो आपका गणितीय प्रक्रिया नहीं है वो है आपका रटना। तो रटना ही आपकी प्रक्रिया नहीं होगी। ऑप्शन सेकंड जो होगा वो राइट आपका होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58 गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। तो जो स्टेटमेंट है किसकी स्टेटमेंट होगी। ऑप्शन फर्स्ट असत्य क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड कि सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड असत्य है क्योंकि गणित सटीक है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है, तो ये भी आपका राइट होगा, यानी ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59 कि आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि। तो योजना कब बना सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है ए कि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है, रॉन्ग।
और बी है कि है संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा, रॉन्ग। सी है आकार हर वास्तुकला का एक अभिनिश्चय है और इस तरह की यात्राएं विश्व जो होते हैं उसमें संबंध को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही आपका है। तो सी आपका सही हो जाएगा। सी क्या है इसमें, सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपका है। तो चलिए सी स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 60 क्वेश्चन। एक छात्र है, उसको एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, तो उसने आयतन निकाला। उसने जो आयतन निकाला है वो कैसे निकाला कि गणना में त्रुटि का जो कारण है, कौन सा कारण यहाँ पर आता है, तो इसमें कि एक जो छात्र है वो कक्षा को उबाऊ पाता है, जो छात्र है जो क्लास उसकी है वो उबाऊ है, बोरिंग क्लास है, क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद है, क्योंकि क्या है उसे जो गणित है उसकी जो कक्षा होते हैं क्लास होते हैं वो उसको पसंद नहीं है, रॉन्ग आपका हो गया। यानी इसमें जो एरर आता है यानी निकालने का जो आयतन निकालने गणना में त्रुटि का कारण पूछा गया है। इसके बाद है छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी रॉन्ग होगा। सी है कि छात्र सतह का जो छात्र है वो सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, ये बिल्कुल सही आपका है। तो इसमें सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तो इसमें राइट आंसर आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सी स्टेटमेंट आपकी गलत दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, यानी सी स्टेटमेंट आपका होगा। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका साइंस का सेक्शन है। क्वेश्चन है 61 कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबा सर्प है, तो सबसे लंबा जो सांप पाया जाता है वर्ल्ड में वो कौन सा है, ऑप्शन ए वाइपर, रॉन्ग। ऑप्शन बी एनाकोंडा, रॉन्ग। ऑप्शन सी बोआ, ये ऑप्शन बोआ भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन फोर्थ है जालीदार अजगर, बिल्कुल राइट। तो जालीदार जो रेटिकुलेटेड पाइथन होता है ये बिल्कुल सही आपका है, तो जालीदार अजगर आपका होता है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट है। तो जो इसमें आपका है कि जो जालीदार सर्प होता है ये आपका सही आपका दिया गया है। तो जालीदार अजगर जो होता है वो सबसे लंबा सांप आपका पाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई है अप्रोक्स कितनी होती है, इसकी जो लंबाई है वो 19 फीट आपकी होती है, कितनी होती है, 19 फीट होती है। 19 फीट यानी 6 मीटर, कितनी यानी 19 फीट को मान के यानी 6 मीटर होती है। जिसका जो ग्रीनिज बुक के आधार पर विश्व रिकॉर्ड है, यानी जो ग्रीनिज बुक आपकी है तो उसके अकॉर्डिंग इसका विश्व रिकॉर्ड आपका है। ये कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण एशिया में आपका पाया जाता है। कहाँ पर, जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्योंकि जो विश्व भर में जो लोग योगा करते हैं, क्या करते हैं, जो योगा करते हैं, तो योग जो है वो किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है जब हम एक्सरसाइज करते हैं योगा अपने करते हैं तो योगा का अर्थ ही क्या होता है, योगा का अर्थ होता है आपका एकता। क्या होता है, एकता। तो एकता या फिर बांधना, एकता बोल सकते हो या फिर इसको बांधना बोल सकते हो। ये जो शब्द है, ये जो शब्द आपका ये कहाँ से लिया गया है, संस्कृत का जो शब्द था, संस्कृत से सुंज शब्द से आपका लिया गया है। जो सुंज शब्द है वहां से ये आपका लिया गया है, जिसका मतलब होता है जुड़ना। जिसका मतलब क्या है, जुड़ना आपका होता है। तो सुंज का जो अर्थ है वो जुड़ना आपका होता है। तो अब आप देख सकते हैं जो यानी जो इसका व्यवहारिक जो स्तर होता है उस पर जो योग है वो शरीर, जो हमारी बॉडी होते हैं, शरीर यानी जो मन है, भावनाएं, जो इमोशन होते हैं उसको बैलेंस करके रखता है। तो बैलेंस करने में या फिर जो तालमेल आपका होता है उसको बनाने का एक साधन होता है योग। अस्थमा जो हमारा जो अस्थमा होता है या जो मधुमेह, जो डायबिटीज़ होती है, रक्तचाप आपका होता है, या गठिया या पाचन विकार और अन्य विकार से लोगों को क्या रखता है, हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो इसका मेन कारण क्या है, यह एक आसान व्यायाम में रोग, तो यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 चेचक का जो टीका है, जो चेचक होता है यानी स्मॉल पॉक्स आपका होता है, तो चेचक का जो टीका है उसका जो आविष्कार है, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसका आविष्कार डैश के द्वारा, यानी उसका आविष्कार यानी उसका जो आविष्कार है, उसका जो डिस्कवरी है वो किसने किया था, तो किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस ने, रॉन्ग। ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, रॉन्ग। ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही आपका है। तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, जो कि एक अंग्रेज चिकित्सक थे। कौन थे, जो एडवर्ड जेनर है ये आपके अंग्रेज चिकित्सक थे, अंग्रेज चिकित्सक आपके थे, अंग्रेज डॉक्टर थे। तो इनका नाम एडवर्ड जेनर था। इन्होंने कब, यानी 1700, ये आपका है 1749 से, ये हो जाएगा आपका 1749 से लेके 1823 तक। 1823 में क्या था, और जेनर की जो इम्यूनोबायोलॉजी का जो जेनर है उसको जो इम्यूनो
बाजी, जो बाजी होता है उसका पिता कहा जाता है, फादर आपका बोला जाता है किसको, एडवर्ड जेनर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो परिरक्षक के रूप में किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है परिरक्षक के लिए, यानी प्रिजर्व करने के लिए। परिरक्षक क्या होता है, प्रिजर्वेटिव करने के लिए। ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, रॉन्ग। ऑप्शन बी सोडियम बेंजोइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट, रॉन्ग। ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड, ये भी रॉन्ग। तो सोडियम बेंजोइट राइट होता है। तो सोडियम जो बेंजोइट होता है एक ऐसा यानी जनरल सामान्य प्रकार का एक आपका खाद्य परिरक्षक होता है, जो खाद्य परिरक्षक यानी खाद्य प्रिजर्वेटिव होता है। और ये बेंजोइक एसिड को, जो बेंजोइक जो एसिड होता है उसको सोडियम नमक आपका है, तो बेंजोइक एसिड को सोडियम नमक है। तो इसे सोडियम बेंजोइक फंगल के गुणों को रोककर खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको सुरक्षित रखता है। और कवक यानी जो कवक होता है, जो फुई आपकी लगती है, तो फुई के आक्रमण से खाद्य पदार्थों की, तो फुई से बचाता है। किससे बचाता है, फुई से आपका बचाता है, फुई से बचाता है। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है, जैसे आपके घरों में जो अचार आपका यूज़ किया जाता है, तो अचार पे जब फुई ना लगे तो तब आप क्या छिड़कते हो, जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हो सोडियम बेंजोएट आपका होता है, जो फुई लगने से आप बचाता है। यानी कवक जो फंजी आपका होता है, फंजाई होता है जिसे हम कवक बोलते हैं। और कवक क्या होते हैं, जो फुई आपकी लगती है, तो फुई कहाँ पर लगता है, जब जो चीज़ें होती हैं वो आपकी नमी, यानी जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर जो चीज़ें आपकी रखी रहती है वहाँ पर क्या हो जाती है, फुई आपकी लग जाती है। तो इसका यूज़ करते हैं हम। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव होता है, परिरक्षक आपका होता है, जो फंजाई से आप जो सामान होता है आपका उसको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65 कि ईस्ट का उपयोग, जो ईस्ट होता है उसका जो उपयोग है वो डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग हम कब करते हैं, तो इसमें ईस्ट जो होता है, जो ईस्ट आपका लगता है, तो ईस्ट कैसे, यानी ईस्ट जो होता है वो बडिंग आपका, यानी इसमें जो बडिंग होता है मुकुलन के फॉर्म में आपका, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आता है वो बडिंग से आपका आता है। तो इसमें पूछा गया जो ईस्ट का जो यूज़ है वो किसके उत्पादन में किया जाता है, तो किसके उत्पादन में होता है, ऑप्शन ए है एल्कोहल, बिल्कुल सही आपका। ईस्ट का जब हम यूज़ करते हैं वो एल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। तो एल्कोहल जो होता है, तो एल्कोहल का जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें हमें ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन सेकंड दही, रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड आपका है चीनी, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ है साधारण नमक, ये भी आपका गलत। तो इसमें जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल को बनाने के लिए जो ईस्ट होता है वो एक कोशिका, ईस्ट क्या है इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट जो कोशिका है ये राइट हो जाएगा। तो एल्कोहल बनाने के लिए हमें ईस्ट का यूज़ करते हैं। क्यों, जो ईस्ट होती है वो एक कोशिका वाले अंडाकार आकार के अति सूक्ष्म कवक होता है। कैसे होता है, जो अति यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, ये कवक होता है, फंजाई आपकी होती है। ये कवक कैसे होते हैं, माइटोसिस होते हैं। ये कवक जो होते हैं, फंजाई जो होती है, माइटोसिस और बडिंग प्रक्रिया के द्वारा ये आपका डिकम्पोज क्या होता है, विघटित होकर खुद के जैसे क्या करता है। यानी ये आपने इस जो पिक्चर देखी थी इसमें क्या था, जो बडिंग होता था, बर्ड के अकॉर्डिंग क्या, यानी यहाँ से एक बर्ड आपका निकलता था, फिर ये आपका बड़ा होता, बड़े होने के बाद ये इससे सेपरेट हो जाता था। बड़े होने के बाद क्या था, नया जो कवक होता था वो आपका सर्जन कर सकता था। और शक्कर इनका आहार होता है। क्या होता है, जो शक्कर होता है वो इनका भोजन होता है। और ये शक्कर को, जो शक्कर होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे गैस में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें, जो गैस होती है, तो इसमें ये क्या करता है, जो जब हम जो शक्कर होता है, जो अल्कोहल में, जो अल्कोहल आपका है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं CO2, तो उसे जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस में, यानी जो गैस होती है उसमें ये चेंज कर देता है, गैस में चेंज कर देता है। और ईस्ट का उपयोग, यानी जनरली जो ईस्ट होते हैं इसका उपयोग हम अल्कोहल निर्माण में ही किया जाता है। जब जो मैदा होती है, जो मैदा है, जैसे आप मैदा होते हैं तो मैदे के आटे में ईस्ट तथा चीनी मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है। जो मैदा आपकी होती है तो मैदे में, या मैदे का जो आटा हम बनाते हैं उसमें या तो ईस्ट होती है या फिर चीनी मिलाकर हम कुछ घंटे तक रख देते हैं। तो जो CO2 होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो अल्कोहल का निर्माण कर देती है। तो CO2 गैस किसका निर्माण करते हैं, अल्कोहल का निर्माण वहाँ पर कर देती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये आपको प्रोसेस पता चल गया कि अल्कोहल जो होती है वो कैसे आपकी बनाई जाती है और अल्कोहल में किसका यूज़ किया जाता है, ईस्ट का आपका यूज़ किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ATP, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, ATP है। और ATP जो आपका, तो राइबोसोम का क्या होगा, तो राइबोसोम क्या होता है, तो ऑप्शन ए है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही आपका। ऑप्शन सेकंड वसा रॉन्ग, प्रोटीन भी रॉन्ग हो जाएगा, विटामिन भी आपका रॉन्ग है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपका राइबोसोम्स में है, तो इसमें राइबोसोम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इसमें जो राइबोसोम का कार्बोहाइड्रेट आपका होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। कोई भी एक सरल, जो हमने कल ये चैप्टर अपने किया था, अगर आपने जो क्लास की होगी तो वहाँ पर आपने देखा था जो सरल लोलक आपका होता है, सरल जो लोलक होता है यानी सिंपल पेंडुलम, सिंपल जो पेंडुलम आपका होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें पूछी गई है। जो पेंडुलम होता है, जैसे आपका जो घंटा होता है, तो घंटे में क्या होता है, जो घंटा आपका आता था जिसमें एक बैल से आपकी थी वो टन टन की आवाज़ करता था, तो उसी तरह एक आपका जो सरल लोलक की इसमें बात की गई फ्रीक्वेंसी की, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 हर्ट्ज है। कितनी? 2 हर्ट्ज आपकी है। तो उसमें जो आपका पूछा गया है कि इसमें यहाँ 16 सेकंड में, जो 16 सेकंड है उसमें कितने दोलन आपके होंगे। दोलन यानी जो ऑसिलेशन होगा वो कितनी बार आपका करता है, तो ये कितनी बार आपका करेगा। चलिए, अगर इसको 16 अगर हमें करना है, सबसे पहले आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 2 हर्ट्ज आपको दी गई है, तो 2 हर्ट्ज आपको, तो दोलन क्या है यानी 1 सेकंड, तो दोलन जो होगा वो 1 सेकंड आपका लेगा। कितना? यानी 1 सेकंड में करता है, 1 सेकंड में आपका करेगा, तो यह है 1 सेकंड में 2 दोलन पूरा आपका करेगा। तो 1 सेकंड में क्या करा है, 2 दोलन आपका पूरा करा है, तो 1 सेकंड बराबर आपका हो जाएगा 2 दोलन, यानी 2 जो दोलन होता है यानी 2 दोलन आप बोल सकते हो, या फिर ऑसिलेशन आप बोल सकते हो। जो ऑसिलेशन होता है वो आपका करता है। इसके बाद आता है 16 सेकंड में, कितने सेकंड में, जो 16 सेकंड में, तो कितना करेगा, तो 16 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 आपका आएगा। तो 32 दोलन या फिर 32 ऑसिलेटर आपका करता है, 32 ऑसिलेशन आपका करेगा, 32 दोलन आपका करेगा, 32 दोलन। तो दोलन की, अब जो दोलनों की जो संख्या, इसके बाद है दोलनों की जो संख्या होगी, ये होता है दोलनों की संख्या, दोलन जो है उनकी संख्या, तो दोलनों की जो संख्या होती है, दोलनों की संख्या यानी ये हो जाएगा आपका F इंटू टी, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम जो आपका है। तो जहाँ पर एफ यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी आवृत्ति है, जो कि आपको 2 हर्ट्ज आपको दिया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति आपकी 2 हर्ट्ज आपको दी गई है, और जो टाइम है यानी जो समय है वो 16 सेकंड आपका है। समय कितना दिया गया है, 16 सेकंड आपको दिया गया है। तो इन दोनों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी होती है 2 आपकी दी गई है, और टाइम यहाँ पर 16, तो इसी का हमने मल्टीप्लाई किया, 32 आपका आता है। तो 16 सेकंड में कितनी बार जो ऑसिलेशन करेगा, 32 बार आपका करेगा, 32 दोलन पूरा आपका करता है, यानी 16 सेकंड में 32 दोलन यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाएगा। और जो प्राकृतिक यानी जो नेचुरल गैस की तरह, जो प्राकृतिक गैस आपके होते हैं, नेचुरल जो गैस है उसकी तरह जो सीएनजी है वो भी एक अव्यय होता है, जैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी भी रंगहीन होती है। प्राकृतिक जैसे नेचुरल गैस आपकी होती है तो कलरलेस आपकी होती है, नेचुरल गैस होती है वो आपकी क्या होती है, कलरलेस होती है, गंधहीन होती है और विषहीन होती है। तो इसी तरह आपकी सीएनजी भी आपकी होती है। जबकि मिट्टी का जो तेल होता है, जो मिट्टी का तेल होता है, कैरोसिन ऑयल आपका होता है, या पैराफिन जो मोम था, या बिटुमेन आपका था, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। ये सभी किसके उत्पाद है, पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका कितना होगा, इसमें आपका आगे 32, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो ये पूछा गया कि यहाँ पर कौन सी वो धातु होते हैं, कौन सी मेटल्स है जो वायु में रखने पर क्या उठती है, यानी उसमें आग लग जाती है, जल जाती है। तो वो कैसे, कौन सी धातु होती है, कौन सा मेटल आपका है जिसे, यानी कौन सी धातु है, कौन सी धातु को अगर हम वायु में रखने पर, वायु यानी जब उसे एयर के कांटेक्ट में आते ही, क्या एयर के अगर वो कांटेक्ट में आ जाती है तो एयर के कांटेक्ट में आते ही वो अपने बर्न हो जाते हैं, जलने लगती है, आग लग जाती है। तो ऐसा वो धातु आपकी कौन सी ऑप्शन है, सोडियम, यानी वो धातु आपकी सोडियम होती है। अगर सोडियम जो है एयर के कॉन्टैक्ट में आपके आ जाती है तो ये आपकी जल जाते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है वो वायु से क्रिया करता है, वायु के साथ क्रिया करके वो जल जाता है। इसलिए जो सोडियम होता है, इसी का ये आपका जो सोडियम है वो किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में आपका रखा जाता है, मिट्टी के तेल में आपका रखा जाता है, मिट्टी के तेल में आपका रखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका अगला पॉइंट है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है MgOH2 इसका फॉर्मूला है, तो इसका जो उपयोग है वो डैश के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीकारक, रॉन्ग। ऑप्शन बी अपचायकारक, रॉन्ग। ऑप्शन सी
एसिड यानी प्रति अमल आपका होता है, क्या होता है, प्रति अमल। एंटी एसिड आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 है किण्वन कारक। किण्वन कारक होता है फर्मेंटेशन एजेंट। किण्वन कारक कौन सा होता है, जो फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन एजेंट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ किया जाता है, जो प्रयोग करते हैं हम कैसे, यानी प्रति अमल, यानी एंटी एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटी एसिड जैसे एंटीबायोटिक आपके होते हैं उसी तरह एंटी एसिड आपका होता है। तो एंटी एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं कैसे, जो आपका होता है जैसे पेट में अम्ल आपका होता है, यानी एंटी एसिड आपका पेट में अम्ल होता है, पेट में एसिड हो जाता है, उसके यूज में। या आपका आंतों में जो आंतें होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पर पानी बढ़ाने में, कब्ज हो गया या अपच होती है तो आदि पर ये कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल के जो होता है उसके लिए, और जो सुधार यानी प्रिवेंशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो एंटी एसिड आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी वो गैस होती है जो पॉप साउंड आपका क्रिएट करती है। ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपने सारी यानी 6 to 8 एनसीईआरटी जो आपको कराई गई है वो आपने पूरे चैप्टर आपने पढ़े होंगे, एक एक चैप्टर, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन उठे हुए हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गैस जो होती है यानी पॉप की जो ध्वनि होती है, पॉप साउंड जो है वो कैसे जलते हैं। तो वो कौन सी आपकी गैस होती है जो पॉप साउंड के साथ आपकी जलेगी। तो कौन सी गैस होती है जो पॉप साउंड के साथ आपके जलती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, रॉन्ग। ऑप्शन 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही आपका है। ऑप्शन 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रॉन्ग। ऑप्शन 4 सल्फर डाइऑक्साइड, रॉन्ग। तो वो कौन सी गैस होती है आपकी, हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो वो एक पॉप साउंड आपका देती है, यानी पॉप के साथ आपकी जलती है। जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी बनाता है, और जो हाइड्रोजन है ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़कर क्या बनाता है, वाटर, यानी जो जल होता है वो आपका बनाता है। और जैसे ही इससे बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी से निर्मुक्त होता है, जिसके साथ साथ क्या होता है, पॉप यानी धड़ की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो ये है आपका, तो इसमें 2H2 प्लस O2 ये हो जाता है आपका 2H2O। तो प्लस में एनर्जी आपकी होती है, प्लस में एनर्जी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा से असंपर्क बल का के उदाहरण है, यानी जो नॉन कांटेक्ट फोर्स आपका होता है, कौन सा जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो उसके तो इसमें से पूछा गया है कि इसमें जो एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का वो आपको बताना है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपका यानी ग्रेविटी यानी अपनी और नीचे की ओर अपना खींचता है, ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन 2 पेशीय बल, जो मसल फोर्स आपका था यानी मस्कुलर फोर्स था, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। और जो नॉन कांटेक्ट यानी चुंबकीय बल आपका बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक जो फोर्स होता है इसमें ऑप्शन 3 चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स राइट होगा। यानी जो चुंबकीय बल आपका होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो असंपर्क यानी जो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल होता है। क्योंकि एक चुंबक यानी जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का दूसरा जो चुंबक होगा उस पर चुंबकीय पदार्थ लगाया जाता है। चुंबकीय जो पदार्थ होता है, मटेरियल आपका लगाया गया तो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिप्लेस आपका होता है। तो चुंबकीय बल आपका कहलाता है, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स आपका कहलाएगा। तो शरीर यानी ये आपका एक मैग्नेटिक है, या और दूसरा जो मैग्नेटिक आपका आता है, दूसरा मैग्नेट आपने लिया तो ये जो मैग्नेट होगा आपका, तो ये क्या करेगा, या तो इस पर ये आपका अट्रैक्ट होता है या फिर रिपल्स का मतलब होता है इससे दूर भागेगा, या फिर इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, ये चिपक जाएंगे। तो इसमें यही आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स आपका कहलाता है, चुंबकीय बल आपका कहलाएगा। जैसे जो शरीर का जो आवश्यकता अनुसार जिस भाग में क्या होता है ऊर्जा यानी जो एनर्जी होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, जिस भाग में एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की नीड होती है, तो वहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है वो पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोई जैसे आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ हाउस आपका, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल आपका बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल आपका बोला जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है। चलिए अब आता है नेक्स्ट, ये आपका चुंबकीय बल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। जो मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जो मधुमेह रोग होता है, जो डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ को जो कंट्रोल करते हैं वो कौन से हार्मोन के द्वारा आपका कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल बाय डैश हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए थायरोक्साइन, रॉन्ग। ऑप्शन बी एडेनिल, रॉन्ग। ऑप्शन सी इंसुलिन, बिल्कुल राइट आपका। ऑप्शन डी थाइमोसिन, रॉन्ग। तो इंसुलिन आपका जो मधुमेह यानी डायबिटीज से जो परेशान होते हैं उसे कौन सा यानी जो इंसुलिन आपका इंसुलिन हार्मोन उसको कंट्रोल करता है।
तो इंसुलिन भी आपका एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका जो निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण कहाँ, जो अग्नाशय आपका होता है, तो अग्नाशय में होता है। और हमारा जो आमाशय होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को, जो आमाशय होता है वो कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में क्या करता है, चेंज कर देता है। और इंसुलिन के मीडियम से ये रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इंसुलिन का इसका मीडियम रहता है, जो रक्त शर्करा होती है उसको एनर्जी में चेंज कर देता है। तो डायबिटीज़ जो मधुमेह है, ये रोगियों में ब्लड शुगर जो होता है वो सामान्य रखने के लिए आपका जो इंसुलिन यहाँ पर दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम का जो उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 कैरोसिन यानी मिट्टी का जो तेल होता है, तो जो नहीं है वो आपको बताना है। बिल्कुल सही। ऑप्शन सेकंड सीएनजी, ये आपका नहीं होता। ऑप्शन सी है पैराफिन और मोम, जो आपका पैराफिन वैक्स होता है, बिल्कुल सही आपका। बिटुमिन, ये भी आपका है। जो नहीं होता वो आपका पूछा गया, वो होता है सीएनजी। तो सीएनजी जो है वो आपका नहीं होता, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी सीएनजी जो होता है ये आपका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि रेड डाटा बुक का डैश, जो रेड डाटा बुक होते हैं वो डैश का रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो किसका रिकॉर्ड रखते हैं, वो रखती है जो स्पेसीज आपकी खत्म होने वाली है, यानी उसका वो रिकॉर्ड जो है रिपोर्ट जो होती है वो रखती है, जो आपकी क्या, जिस पर संकट आया, कोई भी प्रजाति और कोई भी स्पेसीज होती है जो खत्म होने की कगार पर होती है, उसका वो डाटा वहाँ पर रिकॉर्ड करके रखते हैं, रेड डाटा बुक होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है संकटापन्न प्रजातियाँ, बिल्कुल सही आपका है ऑप्शन फर्स्ट। यानी जो इंडेंजर्ड आपका होता है, तो उन जीवों से आपके संबंधित होते हैं जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं है या फिर ये लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर आता है, उसी का ये रिकॉर्ड आपका रखती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि जूते के जो सोल है वो असमतल क्यों किए जाते हैं। तो जूते के, ये हमने कल अपना चैप्टर पढ़ा था, परसों हमने जूते के सोल वाला चैप्टर अपना पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था जो जूते के हमारे जो सोल होते हैं वो असमतल बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन क्या करता है, यानी वो पकड़ अपनी बना सके, यानी पकड़, जिससे हम फिसले ना। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जूते के जो सोल होते हैं वो असमतल आपके बनाए जाते हैं, जिसमें आपने गड्ढे यानी खरोचे होते हैं वो आपने देखा था। तो जूते के सोल में खरोंचे किस वजह से बनाया जाता है, फ्रिक्शन के कारण, यानी फ्रिक्शन होगा, यानी उस पर जो पकड़ होती है वो आपकी बनी रहे, जैसे, तो इसलिए वो आपके प्लेन यानी समतल आपके नहीं बनाए जाते। तो इसमें यानी फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन जो घर्षण आपका होता है, तो घर्षण के लिए आपका बनाया जाता है, जिसमें दो तलों के बीच में क्या होता है, सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। और घर्षण बल का मान क्या होता है, दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर यह आपका निर्भर आपका करता है, डिपेंड आपका करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 75 का, कि जड़त्व बढ़ाने के लिए, जो जड़त्व होता है उसको बढ़ाने के लिए आपका किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 76 क्वेश्चन कि सारिका जो है उसने आशुद्ध जल का एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की। जो अशुद्ध जल आपका होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है, तो डिस्टिल वाटर उसने क्या लिया, बोतल में ले लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो उसे यहाँ पर जो प्राप्त होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या होगी। ऑप्शन ए यह विद्युत का सुचालक है, रॉन्ग। ऑप्शन बी यह एक विद्युत रोधी है, रॉन्ग। ऑप्शन सी यह विद्युत का कमजोर चालक है, यानी ये कैसा होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें ऐसा पानी होता है या अशुद्ध जल जिसमें खनिज लवण ना धुले हो, तो अशुद्ध जल आपका कहलाता है। जो खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल्स आपके होते हैं वो ना धुले हो, तो इसे ही आपका अशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर आपका बोला जाता है। जो प्रकृति यानी नेचर से जो प्राप्त होता है, जैसे नदी, तालाब, कुआं या भूमिगत पानी में खनिज लवण आपके धुले रहते हैं, घुले हुए, यानी जो खनिज लवण होते हैं वो आपके खुले हुए वहाँ पर रहते हैं, उनका मिक्सचर रहता है, जिसे सामान, इसे कौन सा जल यानी आपका समान जल आपका बोला जाता है। और खनिज लवण पानी को आयनीकृत कर देता है, जिससे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके प्रवाहित हो सकते हैं। तो अब है आपका नेक्स्ट, आपका ये आपका कमजोर चालक आपका होता है। तो लेकिन जो अशुद्ध जल होता है उसमें खनिज लवण जो होता है, यानी जो नमक होता है, नमक ना, खनिज लवण यानी जो नमक होता है, जो साल्ट ना होने के कारण वह विद्युत का कैसा होता है, यानी कमजोर चालक आपका होता है।
तो पुअर कंडक्टर आपका बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट गलत आपको दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, तो न्यूनतम सीमा आपकी ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात जो साइक्लोन होता है उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है, चांसेस आपके होते हैं, तो क्या होगा। ऑप्शन है पोरबंदर, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड पुरी, पुरी इसका राइट आंसर होगा। और जो चक्रवात होता है वो घूमती हुई वायु राशि का नाम है। उत्पत्ति के क्षेत्र पर चक्रवात दो प्रकार के आपके होते हैं, तो एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय और दूसरा उष्ण, जो आपका इसमें जो दो तरह के आपके, एक बल्कि एक चक्रवात होता है। तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पर आपका आएगा पूरी आपका आएगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि जो पृथ्वी है वहाँ पर जो ऋतुएं होती है वो बदलती है, क्यों बदलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष होता है, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वो इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट होगा। तो ऋतु जो होता है, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का जो अक्ष झुकाव आपका है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष होता है वो इसके परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग कितना, यानी अप्रोक्स 66.5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण जो उत्तरी या दक्षिण गोलार्ध होता है उसमें कोई भी एक गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की ओर आपका झुका होता है, जो सन होता है उसकी ओर आपका झुका होता है। और ये जो झुकाव होता है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण वर्ष जो हमारे ईयर होते हैं उसके अलग अलग जो समय होता है उसे आपको अलग समय पर अलग अलग होता है, जिससे दिन रात की अवधि में भी घट बढ़, यानी जैसे आपका दिन और रात क्या होता है, घटता बढ़ता आपका रहता है। ये एक वार्षिक चक्र होता है, यानी ईयरली आपका चक्र निर्मित होता है जो ऋतु परिवर्तन का मूल कारण बनता है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 80। दो स्तंभ यहाँ पर दिए गए ए और बी, तो यहाँ पर इसको मैच करना है। जैसे सबसे पहले आपका दिया गया है, पहले नंबर पर आता है वृक्ष वितान। तो वृक्ष वितान क्या है, बड़े अक्षर की शाखाएं होती है और अपघटक जो होगी वो होते हैं सूक्ष्मजीव। और ह्यूमस जो है वो है पादपों और जंतुओं के मृत उत्तक। शाही जो होता है वो एक जंगली जंतु आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बना चौथा दूसरा पहला दूसरा आपका बनेगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, चौथा तीसरा पहला दूसरा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81 कि विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। जो विज्ञान है वहाँ पर रचनात्मक आकलन पूछा गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ऑप्शन फर्स्ट है यह है लेना आसान है, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड यह है शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड यह निदानात्मक होता है। ये कैसा होता है, निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका होता है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82 विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर विज्ञान विज्ञान मेले का जो आयोजन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। मेले यानी फेयर्स का वहाँ पर क्यों किया जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सर्जन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो सबसे उपयुक्त किसको समझेंगे, ऑप्शन फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकों का प्रयोग दिखाना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ की अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84 कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो आपसे पूछा गया है, तो इसका अर्थ होगा क्या। ऑप्शन है कि विज्ञान जो होता है वो बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है, बिल्कुल सही आपका है। तो विज्ञान जो होता है, जो बालक होता है, जो कार्य है, बालक को कार्य की दुनिया होती है, जो कार्य की दुनिया है उसमें प्रवेश हेतु यानी एंट्री के लिए रेडी करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो जो गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, वो पूछी गई है। ऑप्शन ए फर्स्ट खुला मस्तिष्क, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड अधिक सीखने की उत्सुकता, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ है कठिन कार्य, बिल्कुल सही, जो हार्ड वर्क होता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 86, हरी कक्षा छठी के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विद्या होगी? तो सबसे अच्छी विद्या यहाँ पर पूछी गई है कि सबसे अच्छी विद्या क्या होगी? चर्चा, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड गतिविधि आधारित शिक्षा एंड शिक्षण आपका होता है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है? तो अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड है कि अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य की प्राप्ति, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो अर्थ क्या है? मीनिंग पूछा गया है कि अर्थ जो है मीनिंग क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट अंतित एवं रचनात्मक मूल्यांकन, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड अधिक आवृत्ति जांच एवं परीक्षा, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड की अधिगम का आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? तो जो चरण नहीं होगा वो पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कि स्थिति की कल्पना करना, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड समाधान का प्रयास करना, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड निष्कर्ष निकालना, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना, बिल्कुल सही आपका है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है, एक स्टेज आपकी होती है? तो कौन सी होगी? ऑप्शन फर्स्ट समानताओं का चित्रण, बिल्कुल सभी सही आपका है, यानी मैप की सिमिलैरिटी, समानताओं का चित्रण इसका बिल्कुल सही आपका होगा, जो एक स्टेज आपकी होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।